हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। हम जो आज वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज द मिथ ऑफ सिसिफस, जो कि 1942 में लिखा गया था और इसकी पब्लिकेशन डेट भी 1942 में ही है। इसका लिटरेरी पीरियड मॉडर्निज्म है और यानरा इसका फिलॉसफी है। इसमें फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को डिपिक्ट किया गया है और स्टोरी में एंटागोनिस्ट वर्ल्ड दुनिया दिखाई गई है। इस ऐसे को स्टार्ट करने से पहले सिसिफस ये कौन था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिसिफस जो है ना, एक डेवियस टायरेंट था। मतलब एक ऐसा बंदा जो जुल्म तो करता था लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लोगों के थ्रू, अपने जो इसके फॉलोअर्स थे उनके थ्रू, अपने गार्ड्स के थ्रू। और क्या करता था कि जो भी विजिटर्स इससे मिलने आते थे, अपनी पावर को शो करने के लिए कि कितना पावरफुल है ये उनको मरवा देता था। हुआ क्या, प्लेस थी हेडीज। हेडीज बेसिकली गॉड है इनका। ये टार्टरस नामी जगह है, TARTARRUS। ये काइंड ऑफ हेल होती है, ठीक है, हेल। जो सिसिफस था ना, इसको इस टार्टरस नामी जगह यानी हेडिस के पास भेज दिया गया था। तो जैसे तैसे करके उससे रिक्वेस्ट करके ये उस जगह से बाहर निकला और फिर बाद में इसने चीटिंग की। कहता मैं तो वापस नहीं जाऊंगा हेल में, मैं तो यहीं रहूँगा। इसको दोबारा ले जाया गया वहाँ पर, लेकिन जब ये निकला फिर इसने जब चीट किया, इसको दोबारा जब लेके जाया गया तो उसको फिर पनिशमेंट दी गई। तो पनिशमेंट कैसी थी, इसको सज़ा ये दी गई कि इसने इटर्निटी तक, यानी कि जब तक दुनिया है, जब तक दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ता क़यामत, हमेशा फॉर एवर एक पत्थर लेना है, उसको रोल करते हुए चट्टान के ऊपर जाना है और फिर जब वो चट्टान पे पहुंच जाएगा पत्थर दोबारा नीचे गिर जाएगा, दोबारा नीचे आएगा, फिर इसने दोबारा नीचे आना है, उस पत्थर को रोल करते हुए दोबारा ऊपर लेके जाना है। ये इसको पनिशमेंट दी गई थी, ठीक। तो सिसिफस कौन था? एक तो ये एक टायरेंट काइंड ऑफ गॉड था, और दूसरा ये लोगों को मरवाता था। तीसरा, इसने डेथ को 2 दफ़ा चीट किया था, खुदाओं को नाराज़ किया था, जिस वजह से इसको पनिशमेंट दी गई थी। और इसकी पनिशमेंट क्या थी कि एक इमेंस बोल्डर है, उसको इसने रोल करते हुए हिल के ऊपर लेके जाना है, और जब वो रोल करते हुए उसको ऊपर हिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा तो दोबारा वो नीचे आ जाएगा। और ये एवरी टाइम रिपीट अगेन एंड अगेन होना है, ये एक्शन इटर्निटी तक चलता रहेगा। सिसिफस का मतलब होता है फ्यूटाइल लेबर, ठीक है। फ्यूटाइल लेबर मतलब यूजलेस, जिसका कोई भी फ्रूट ना हो, फ्रूटलेस, ठीक। तो इसके नेम को, सिसिफस के नेम को फ्यूटाइल लेबर के साथ एसोसिएट किया जाता है, जिसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है लेकिन फल कोई भी नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो हो गया सिसिफस कौन था। नाउ वाई एल्बर्ट कैम्यू राइट अबाउट हिम, ठीक है, क्यों एल्बर्ट कैम्यू ने इसके बारे में लिखा, ठीक है, व्हाट डज ही राइट। द रीज़न इज सिसिफस की लाइफ एब्सर्ड है, ये एक एब्सर्ड हीरो है। व्हाट इज एब्सर्ड? एब्सर्ड का मतलब होता है मीनिंगलेस, यूजलेस, और फिर इसके अलावा रिडिकुलस, फिर लाफेबल एज वेल, इलॉजिकल, ठीक है, अनरीजनेबल। दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ एब्सर्ड। या फिर एब्सर्डिज्म रेफर्स टू ट्राइंग टू फाइंड आउट मीनिंग इन मीनिंगलेस वर्ल्ड, कि मीनिंगलेस वर्ल्ड के अंदर मीनिंग तलाश करने की कोशिश करना। और इस करैक्टर के थ्रू एल्बर्ट हम लोगों को यही बताना चाहता है कि जो ह्यूमन है ना, वो कैसे रैट रेस में लग गए हैं, कैसे भाग दौड़ में लग गए हैं, कैसे इस मीनिंगलेस वर्ल्ड के अंदर मीनिंग जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग की एब्सर्डिटी है वो उसको हाईलाइट करने के लिए सिसिफस का करैक्टर को चूज कर रहा है। क्लियर? और पॉइंट में ऐड कर दूं, सिसिफस अपने इस टास्क को परफॉर्म करने में बड़ी हैप्पीनेस फील करता था। कौन सा टास्क? वही कि रोल करते हुए रॉक को ऊपर लेके जाना, देन उसको दोबारा नीचे गिरना, फिर दोबारा लेके जाना, ये इसमें हैप्पी फील करता था।
ठीक है। तो वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी की लाइन है जो कैम्यू ने कोट की हुई है। इसका मतलब ये है कि सिसिफस अपनी इस टास्क के परफॉर्मेंस में हैप्पीनेस फील कर रहा है, तो मीन्स उसको मिलना कुछ नहीं है, लैकनेस है, यूजलेस है, लेकिन स्टिल वो अपनी इस यूजलेस टास्क को परफॉर्म करके हैप्पी फील कर रहा है। यहाँ से उसने माइंडसेट बताया ह्यूमन बींग्स का कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उसका जो माइंडसेट है वो भी इसकी एस्पेक्ट का पार्ट बन चुका हुआ है। ठीक है, मीन्स फ्यूटिलिटी है, फ्यूटाइल एफर्ट है, फिर भी लोग जो है इस मीनिंगलेस वर्ल्ड के अंदर मीनिंग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन इट। अब सिसिफस में क्या आ गया? एक्सेप्टेंस आ गया। उसने अपनी फेट को, अपनी फर्टिलिटी टास्क को एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरा पॉइंट क्या है जी? रिबेलियन। सिसिफस क्यों बार बार रॉक को वो रिबेलियसली रॉक को क्यों बार बार ऊपर लेके जा रहा था? वो जो गॉड थे उन गॉड के अगेंस्ट और सिचुएशन की एबिलिटी के अगेंस्ट ये रिबेलियन हो चुका हुआ था। देन पर्पस, इसके पास सेंस ऑफ पर्पस था, मीनिंग था, ठीक है, कि सेंस ऑफ मीनिंग रखता था इन द एब्सेंस ऑफ होप, यानी कि होप नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसमें भी अपना टास्क परफॉर्म करी जा रहा है। और फोकस ऑन प्रेजेंट, ठीक है, इसका प्रेजेंट के ऊपर फोकस था। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर चल रहे हैं, हमारा जो मेन ऐसे हमने भी स्टार्ट करना है, यानी जो जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं टाइटल को लेके, टॉपिक को लेके, उस क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी आपके साथ। तो अब सिसिफस के अंदर क्या ऑब्जेक्ट था? फ्यूटाइल लेबर। पता है कोई इसका फ्रूट नहीं, फिर भी लगा हुआ है। कंट्राडिक्शन, यानी कि वही बात कि टास्क ज़रूरी भी था लेकिन इम्पॉसिबल भी था, फिर भी लगा हुआ। लैक ऑफ पर्पस, यानी इसमें कोई भी इनहेरेंट मीनिंग और पर्पस नहीं है, ठीक है। ही इज़ नॉट वर्किंग टुवर्ड्स अ अचीवेबल गोल, कि कोई गोल अचीव कर ले उसके ऊपर नहीं वर्क कर रहा। सो देयर वर सम पॉइंट्स। नाउ लेट्स बिगिन अवर स्टोरी। हमारी स्टोरी शुरू करते हैं हम। द मिथ ऑफ सिसिफस बाय एल्बर्ट कैम्यू। स्टार्टिंग पे करता है वो, स्टार्टिंग पे ही बिल्कुल एल्बर्ट कैम्यू जो है एब्सर्डिज्म को एक्सप्लेन करता है, यानी वो बताता है कि जो इसका वर्क है द मिथ ऑफ सिसिफस, इसको एक्सप्लेन करने का, इसको बताने का मकसद क्या है? इसको बताने का मकसद ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से अब्सर्ड लाइफ गुजार रहे हैं और किस तरह से वो डिफरेंट वेज से डिफरेंट मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जो कि यूजलेस है, फ्यूटाइल एफर्ट है। और कहते हैं मेरा इस वर्क को बताने का मकसद ये है कि मैं अब्सर्डिज्म है उसको एक्सप्लेन करूं और लोग कैसे अब्सर्ड लाइफ गुजार रहे हैं उसको एक्सप्लेन करूं। कहते हैं जो ह्यूमन डिज़ायर और मीनिंग है और ऑर्डर है, इसके साथ साथ जो यूनिवर्स की इनडिफरेंस एटीट्यूड है, इनके क्लैश को हम अब्सर्डिज्म कहते हैं। मतलब कि ह्यूमन की डिज़ायर क्या है कि यूनिवर्स के अंदर रहते हुए यहाँ पे मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करे, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर मीनिंग फाइंड आउट करना फ्यूटाइल एफर्ट है, क्योंकि ये वर्ड पे मीनिंग फाइंड आउट करना इज़ लाइक अ मीनिंगलेसनेस, क्योंकि लाइफ का कोई मीनिंग है ही नहीं इन दिस वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ अब्सर्डिज्म। कहते जो वर्ड अब्सर्ड है ना, उसको ऑफनली जो लोग हैं मिसकैरेक्टराइज करते हैं। सिंपल आइडिया दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस, उसका मतलब कहते हैं कि लाइफ क्या मीनिंगलेस है, ये अब्सर्ड होता है। लेकिन कैम्यू कहते हैं नहीं, जो अब्सर्ड है वो कन्फ्रंटेशन है बिटवीन मैन्स डिज़ायर फॉर लॉजिक, मीनिंग एंड ऑर्डर एंड द वर्ल्ड्स इनएबिलिटी टू सेटिस्फाई दिस डिज़ायर। ठीक कि मैन की एक डिज़ायर है, ठीक है, वो एक सर्च में है, वो मीनिंग एंड ऑर्डर की तलाश में है, वो लॉजिक की तलाश में, लेकिन वर्ल्ड जो है वो डिज़ायर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। दैट इज़ अब्सर्डिज्म। यानी एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है अपने मीनिंग्स को फुलफिल करने की, अपने पर्पस को फुलफिल करने की इस यूनिवर्स के अंदर रहते हुए, लेकिन ये यूनिवर्स जो है ऑफर्स नन, कुछ भी ऑफर नहीं करती। फिर अल्बर्ट कैम्यू ये भी कहते हैं कि जितने भी फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं, अब्सर्डिज्म जो है वो उन सबको प्रिसीड करती है, टॉप पे है। क्यों? क्योंकि इसका लिंक है सुसाइड के साथ। क्या मतलब? मतलब लोग जो हैं जब लाइफ के अंदर मीनिंगलेस होता है ना, कुछ भी नहीं होता, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, या बाज़ दफ़ा सुसाइड ऐसे कमिट करते हैं कि जो मीनिंग उन्होंने खुद प्रिसीव किया हो, जैसे कि पॉलिटिकल कॉज के लिए,
यानी कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड मीनिंग है और उसी मीनिंग के लिए लोग मर रहे हैं, मीन्स मीनिंगलेसनेस। और फिर कैम्यू क्वेश्चन करते हैं कि अगर लाइफ मीनिंगलेस है तो सुसाइड लॉजिकल या एक ड्यूटी होती है। फिर इसी के साथ वो एक और पॉइंट हाईलाइट करते हैं, कहते हैं कि मोस्टली लोग जो है ना इस एब्सर्डिटी को इग्नोर करते हैं और क्या करते हैं, वो रिलीजन या कोई दूसरे आइडियाज़ जो उनकी लाइफ के अंदर फॉल्स मीनिंग देते हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी वो फॉल्स कंफर्ट की तरफ जाते हैं, सच एज रिलीजन हो गया अल्बर्ट के व्यू के अकॉर्डिंग, या होप फॉर एन आफ्टर लाइफ आर सीन एज वेज टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग द अब्सर्ड। तो ये कहते हैं सारा कुछ जो है ना ये पॉइंटलेस है, ठीक, लाइक suicide might seem like an escape if life is meaningless, but he says it's a bad answer. अब real question क्या है उसका, can we live with the full awareness that life has no inherent meaning? मतलब हमें पता हो कि हम जिस लाइफ के अंदर मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई इनहेरेंट मीनिंग ही नहीं है, यानी लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, येट स्टिल एम्ब्रेस इट, स्टिल हम लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो दैट्स व्हाट कैम्यू एक्सप्लोर्स, लिविंग विद द अब्सर्ड नॉट रनिंग फ्रॉम इट, ठीक है, लिविंग विद द अब्सर्ड नॉट रनिंग फ्रॉम इट। अब मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि इमेजिन यू क्रेव ऑर्डर एंड पर्पस इन लाइफ, ठीक है, कि आप लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऑर्डर या पर्पस का क्रेव रखते हो, जैसा कि लाइक वांटिंग इंस्ट्रक्शन इन अ मेज़, एक मेज़ है, एक ऐसी जगह जिसको हम कहते हैं भूल भुलैया, उस भूल भुलैया के अंदर आप मतलब तलाश करने के लिए लगे हुए हो, रास्ता तलाश करने लगे हुए हो, लेकिन जो दुनिया है ना इज़ मोर लाइक अ जायंट, ठीक है, यानी इस दुनिया के अंदर रास्ता तलाश करने के लिए, उस मेज़ में रास्ता तलाश करने के लिए आपके पास कोई मैप ही नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ मिसमैच आ गया बिटवीन व्हाट वी वांट, यानी जो मीनिंग हम चाहते हैं, एंड व्हाट इज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, यानी कि जो हम चाहते हैं मीनिंग वो या जो इनहेरेंट मीनिंग है वो, उसके दरमियान में क्या फ़र्क आ रहा है, जिसको अल्बर्ट कैम्यू जो है ना अब्सर्ड कहते हैं, लाइक नो इनहेरेंट मीनिंग। और इसको उन्होंने डिफाइन किया, द क्लैश बिटवीन ह्यूमैनिटीज डिज़ायर फॉर मीनिंग एंड ऑर्डर वर्सेस द यूनिवर्स इन डिफरेंस, ठीक, कि मतलब ह्यूमन बीइंग कुछ और चाहता है, ये दुनिया उसको कुछ और प्रोवाइड कर रही है, जो ह्यूमन बीइंग चाहता है उसको वो नहीं मिलता, कन्फ्रंटेशन है, क्लैश है दोनों के दरमियान में। सो व्हाट वी वांट, ठीक है, जो मीनिंग हमें चाहिए, एंड व्हाट इज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, ठीक है, जो मीनिंग हम लोगों को मिल रहा है, इनके दरमियान में क्लैश है। इन पॉइंट्स को स्टेट करने के बाद जो अल्बर्ट कैम्यू है अपने दूसरे प्रेडिसेसर्स, दूसरे फिलोसफर्स के वर्क्स को एग्जामिन करते हैं, जिसमें हमारे पास किरकेगार्ड है, लेव चेस्टोव है, कार्ल जस्पर है, एडमंड हसर्ल है, ये कुछ प्रेडिसेसर्स हैं कैम्यू के, ये इनके वर्ड्स को एग्जामिन करता है और कहता है कि इन सब ने जो लाइफ की एब्सर्डिटी है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। कहते हैं इन सब के वर्क्स में ना फैटल फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? दे वर टू अफ्रेड टू कमिट टू द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ एंड इंस्टेड restored meaning to the world through a leap of faith, usually to God। यानी जो एब्सर्डिटी है उसकी तरफ फुल कमिटमेंट दिखाने से ये भी डरे हैं क्रिटिक्स, ये जो फिलोसफर्स हैं डरे हैं, इन्होंने एब्सर्डिटी को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं किया और इन्होंने इसके साथ साथ क्या किया, इन्होंने कहा कि जो फेथ है उसके ऊपर बिलीव किया जाए कि फेथ जो है वो आपकी मीनिंग को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, जैसे कि खुदा पे यकीन रखना। तो कहता है कि ये फिलोसफर जो हैं समहाउ लाइफ की एब्सर्डिटी के कॉन्सेप्ट को बताने में ठीक रहे हैं, जैसे कि क्लैश बिटवीन ओवर डिज़ायर फॉर मीनिंग एंड द यूनिवर्स लैक ऑफ इनहेरेंट पर्पस। लेकिन कहते हैं इन फिलोसफर ने चीट किया। कहाँ पे? कहते हैं इन सब ने अपनी फाइंडिंग्स को जब एंड किया तो उन्होंने कहा कि हम मीनिंग जो है ना खुदा पे यकीन रख के अपना मीनिंग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कैम्यू कहता है मीनिंग फाइंड आउट करने का कोई सोर्स ही नहीं है, तो हाउ कैन दे से दैट कि हम फेथ इन गॉड के थ्रू मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, अ काइंड ऑफ शॉर्टकट आउट ऑफ द एब्सर्ड। कहते हैं ये एक शॉर्टकट है एब्सर्ड से निकलने का। तो कैम्यू कहता है ये एक इलॉजिकल थिंग है,
ठीक है, ट्राइंग टू क्रिएट मीनिंग वेयर देयर इज नन। और फिर आगे से वो कहता है कि जो की टू लिविंग है मीन्स एब्सर्डिज्म को फुली एम्ब्रेस करके जो इसके साथ रहना है, इसका मतलब क्या होता है, वो 3 चीज़ें कहता है, रिवोल्ट, फ्रीडम एंड पैशन। यानी जो एब्सर्ड लाइफ है उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिबेलिंग अगेंस्ट द सर्च फॉर इजी आंसर और एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, कि रेजिस्ट किया जाए कि जो भी इजी आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, उनकी तरफ जाने से, उनके अगेंस्ट। फिर लिविंग विद कंप्लीट फ्रीडम इन योर थॉट्स एंड एक्शंस, कि अपने थॉट्स के साथ, अपने एक्शन के साथ कंप्लीट फ्रीडम के साथ रहा जाए। थ्रोइंग योर सेल्फ इन टू लाइफ विद पैशन डिस्पाइट इट्स लैक ऑफ इनहेरेंट मीनिंग। ठीक है, कि अपने आप को पैशन के साथ थ्रो कर दो। ठीक है, पैशन के साथ अपनी लाइफ को गुजारो डिस्पाइट जो इनहेरेंट मीनिंगलेसनेस है उनको सर्च करने के। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स है, रिवोल्ट, फ्रीडम, पैशन, रेजिस्ट सीकिंग आंसर्स और एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, embrace the total freedom in thought and action, pursue life with passion despite its inherent meaninglessness। ये पॉइंट्स को डिस्कस किया है अल्बर्ट कैम्यू ने, और साथ ही साथ इसने यहाँ पे कहा है जो डिफरेंस हमारे पास आया है वो ये कि कहते हैं जो बाकी फिलोसफर्स हैं उनका कहना है कि अगर आपने मीनिंग फाइंड करना है तो गॉड पे फेथ रख लो, लेकिन अल्बर्ट कैम्यू कहता है कि नहीं, एवरीथिंग इज मीनिंगलेसनेस। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के थ्रू मीनिंग फाइंड आउट कर ही नहीं सकते इस यूनिवर्स के अंदर। तो ये जो गॉड पे फेथ रख लो वाला कॉन्सेप्ट है ये चीट किया जा रहा है। ठीक है, किरकेगार्ड, लेव चेस्टॉप, कार्ल जस्पर्स और एडमंड हर्सल, इन सब ने मिलकर चीट किया है। देयर इज नो काइंड ऑफ रियलिटी इन दैट कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे पॉइंट है कि क्रिएटिंग मीनिंग फ्रॉम मीनिंगलेसनेस इज इररेशनल। क्लियर? और ये रिवोल्ट, फ्रीडम, पैशन, ये तीनों क्या है, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एब्सर्ड लाइफ के। देन इसके बाद ऐसे में जो कैम्यू है वो कहते हैं कि अपने वर्क एब्सर्ड मैन में ये एक्सप्लोर करते हैं कि हाउ टू लिव विद द आइडिया दैट लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, कि लाइफ के अंदर कोई भी इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, इसके साथ कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और कहते हैं कि मीनिंग को सर्च करने की बजाय वी शुड एम्ब्रेस द एब्सर्डिटी। जो एब्सर्डिटी है हम लोग को उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए, उसको कबूल करके अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट ट्राई टू फाइंड द मीनिंग इन मीनिंगलेस वर्ल्ड। ठीक, वी शुड नॉट ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस, वी शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज़। हम लोगों को इसको जो है एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसी तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। और इस पॉइंट के लिए वो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। पहले है डॉन यॉन की एग्जाम्पल, जिसको द लेडीज़ मैन कहा जाता है। ही हैड सो मैनी अफेयर्स, बहुत अफेयर्स थे इनके, और इनके मुताबिक नो सिंगल एक्सपीरियंस इज इनहेरेंटली मोर मीनिंगफुल दैन अनदर। मतलब इक्वल लेवल हर एक के लिए। ठीक है, किसी से ये रिलेशनशिप में कि आए नहीं, जस्ट एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं इनके, एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं इनके, सो एंड सो ऑन। ठीक, तो क्या अफेयर्स जो चल रहे हैं इनके, मैं उनकी बात कर रही हूँ आपसे। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, ऑल एक्सपीरियंसेस होल्ड इक्वल वैल्यू, मैक्सिमाइज देम, मल्टीपल सेडक्शंस, एक्सपीरियंसेस नॉट रिलेशनशिप्स। तो ये जो डॉन यॉन है, ही स्पेंट लाइफ ऑफ क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी। तो इस जो क्वांटिटी की लाइफ इन्होंने स्पेंड की है, इस चीज़ को कैम्यू प्रेज करते हैं। और जैसा कि ऑब्जर्व मैन कौन होता है, एक ऐसा आदमी जो स्ट्राइव करता है इतने एक्सपीरियंस कर सके जितने वो अपनी लाइफ में कर सकता है। ठीक है, जितने एक्सपीरियंस वो कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर उतने वो करता है, ये एक ऑब्जर्व मैन है। और डॉन यॉन के केस में क्या होता है, सेक्स विद एज मेनी डिफरेंट विमेन एज पॉसिबल। और इसके अलावा जो दूसरे एब्सर्ड हीरोज़ की एग्जांपल है उसमें हमारे पास एक्टर्स आ जाते हैं जो कि प्रेजेंट में रहते हैं और डिफरेंट लाइफ्स को लिव कर रहे होते हैं। मसलन एक्टर्स क्या करते हैं, न्यू आइडेंटिटीज़ ओवर एंड अगेन जो है अडॉप्ट करते रहते हैं, डिफरेंट लाइफ जो है वो स्टेज के ऊपर गुजार रहे होते हैं,
ये रिफ्लेक्ट करता है आइडिया ऑफ एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, और द फ्रीडम टू ट्राई न्यू थिंग्स, कि नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की, उनको ट्राई करने की फ्रीडम है उनके पास। जैसे यहाँ पॉइंट है, लिव इन द प्रेजेंट, इनहैबिट डाइवर्स रोल्स, एम्ब्रेसिंग इम्परमानेंस। अब इसके बाद एग्जाम्पल देता है कनकरर्स की, कि क्या होता है, ही फाइंड्स द इंटेंसिटी एंड पैशन ऑफ कनकरर्स who fight for their cause to be a way to find purpose in the face of absurdity। यानी जब कनकरर्स की बात की जाए तो वहाँ पे इंटेंसिटी एंड पैशन आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट है, वॉयलेंस एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल्स क्रिएट अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी इन लाइफ। क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी कि लिविंग द ऑब्जर्व्ड लाइफ, जिसमें कैम्यू हमें ऑब्जर्व्ड मैन के बारे में बताता है और उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है। 10 पॉइंट है हमारे पास, द ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएशन। अच्छा, तो कैम्यू का मानना है जो आर्टिस्ट है ना, चीज़ों को बनाने में, चीज़ों को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एफर्ट होती है ना, दे डू नॉट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग। उनका कोई भी इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता अपनी ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर। ठीक, ये उसने बात कर दी। मतलब कहता है आर्ट एंड क्रिएशन आर स्पेशली अब्सर्ड। ठीक है, इनके अंदर कोई भी इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता, और जिस चीज़ में इनहेरेंट मीनिंग ना हो, इट मीन्स वो चीज़ क्या है, अब्सर्ड है। फिर कहता है आर्टिस्ट का रोल, कहता है आर्टिस्ट का जॉब क्या होता है कि उसने वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना होता है, और अपने वर्क के थ्रू ना उसने उसको एक्सप्रेस करना होता है। उसने जो भी चीज़ एक्सपीरियंस की है, जो भी चीज़ लाइफ में देखी है, उस लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो मिस्ट्रीज हैं, उनको सोल्व करना या एक्सप्लेन करना उसका पर्पस नहीं होता। ठीक, कि आर्टिस्ट का रोल क्या है, टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एंड एक्सप्रेस इट थ्रू देयर वर्क, नॉट टू एक्सप्लेन और सोल्व लाइफ्स मिस्ट्रीज। तो कैम्यू डिसलाइक करता है उस आर्ट को जिस आर्ट के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट या मोरल लेसन को प्रूव करने की कोशिश की जाए। वो एग्जाम्पल देता है डोस्टोयेव्स्की के नॉवल द पोजेस्ड की। ठीक है, उसमें हम देखते हैं किरिलोव का एक करेक्टर है। उस करेक्टर को एनालाइज करते हुए कहता है कि ये जो करेक्टर है ना किरिलोव, इसका बिलीव क्या था कि दैट लाइफ ओनली हैज़ मीनिंग इफ गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तभी लाइफ का कोई ना कोई मतलब है, और उसका ये मानना है कि गॉड एग्जिस्ट करता ही नहीं, और एज अ रिजल्ट वो अपना खुद के ऊपर कंट्रोल शो करने के लिए, यानी गॉड का कोई कंट्रोल नहीं, मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल है, ये चीज़ इंडिकेट करने के लिए कमिट सुसाइड कमिट कर लेता है, और गॉड की एब्सेंस में वो अपना खुद का मीनिंग तलाश करने की कोशिश करता है। ठीक, ही कमिट्स सुसाइड एज अ वे टू टेक कंट्रोल एंड फाइंड हिज ओन मीनिंग इन द एब्सेंस ऑफ गॉड। ठीक, तो ये जो किरिलोव है, ये इसको अपनी एक एग्जाम्पल बनाता है कैम्यू, और डोस्टोयेव्स्की को एडमायर करता है कि उसने जो ये करैक्टर पोर्ट्रे किया है ना, ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सर्ड, बहुत ही रिमार्केबल और बहुत ही कमाल का करैक्टर पोर्ट्रे किया है। लेकिन ये ऑन कंट्ररी क्रिटिसाइज करता है डोस्टोयेव्स्की को, क्योंकि डोस्टोयेव्स्की ने अपने वर्क के अंदर जो फेथ इन गॉड है उसको रिस्टोर करने की कोशिश की है, विच गोज अगेंस्ट एम्ब्रेसिंग द एब्सर्ड। यानी जो फेथ इन गॉड है वो एब्सर्ड को मानने, उसको एम्ब्रेस करने के बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। ठीक, तो ये एक पॉइंट था। एंड इसके अलावा हम देखते हैं इसने नॉवल वर्सेस फिलॉसफी की बात की है, और ये कहता है कि फिलॉसफी के मुकाबले में नॉवल जो है ना, वो एब्सर्डिज्म को या एब्सर्ड को बेटर वे में पोर्ट्रे कर सकता है, बेटर वे में एक्सप्लोर किया जा सकता है उसको। क्यों? क्योंकि नॉवल जो है वो कैरेक्टर्स को दिखाता है। ठीक है, कैरेक्टर ग्रैपलिंग करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने चॉइसेस के थ्रू। ठीक, तो जो चीज़ परफॉर्म करके, जो चीज़ ग्रैपलिंग विद द कॉन्सेप्ट थ्रू देयर एक्शंस एंड चॉइसेस इसके थ्रू दिखाई जाए, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, रेदर देन कि सिर्फ लिखा हो उसकी बात की जाए। तो इट मीन्स फिलॉसफी के मुकाबले में नॉवल के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और एक और पॉइंट, वो पॉइंट स्क्रीन पे देखें, ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल रेफर्स टू, जब किरिलोव ने अपनी सुसाइड कमिट की थी ना, तो सुसाइड कमिट करने से पहले ये उसके लास्ट वर्ड्स थे। ठीक, तो ये एक्सेप्टेंस है एब्सर्ड की, जो इस ऑल इज वेल के थ्रू रेफर की जा रही है। तो जो पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए उसमें क्रिएटिविटी एंड एब्सर्डिटी की मैंने बात की, जिसमें वो कहता है कि आर्टिस्टिक लाइफ इज इनहेरेंटली एब्सर्ड। फिर मैंने द एब्सर्ड आर्टिस्ट की बात की थी,
यानी एक अब्सर्ड आर्टिस्ट है, उसका मतलब ये नहीं होता कि जो मिस्ट्रीज है लाइफ की उसको सोल्व करना या एक्सप्लेन करना, ठीक है। क्रिएट्स विद पैशन डिस्पाइट द मीनिंगलेसनेस ऑफ द क्रिएशन इटसेल्फ, फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंस एंड डिस्क्रिप्शंस नॉट एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशंस, रिजेक्ट्स आर्ट विद अ सेल्फ राइटियस ट्रूथ एजेंडा, ठीक। उसके बाद मैंने बताया आपको डोस्टोयेव्स्की के बारे में, उसका जो द पोजेस्ड नॉवल है उसके बारे में। उसने किरिलोव का कैरेक्टर लिया था जिसने लॉजिकल सुसाइड कमिट की थी। लॉजिकल क्यों कहा गया कि वो खुद कहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरा खुद के ऊपर खुद कंट्रोल है, अपना सेल्फ कंट्रोल इंडिकेट करने के लिए। जैसे कि उसकी कहाँ पे एब्सोल्यूटली लाई करती है, नो गॉड नो इनहेरेंट विलिंग सो सोसाइटी टेक्स कंट्रोल, ठीक है। और ऑल इज वेल मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ द एब्सर्ड। फिर इसने इसके ऊपर क्रिटिक किया, पहले प्रेज किया उसके कैरेक्टर की एब्सर्डिटी के ऊपर, देन क्रिटिसाइज किया कि इसने पर्सनल रिट्रीट टू गॉड ये चीज़ तो दिखाई है जो कि कंट्राडिक्ट करती है अब्सर्डिज्म के साथ। फिर इन सब पॉइंट्स को बता के ये अपने एसेस को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूडिंग के लिए ये मिथ ऑफ सिसिफस को यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो कि टाइटल में भी मेंशन है। सिसिफस एक ग्रीक किंग था, ठीक है, वॉज कॉन्डेम्ड बाय द गॉड्स, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग पे भी बताया था कि इसके फेट क्या था, इसकी किस्मत में क्या लिख दिया गया था कि इसने एक रॉक को पुश करके माउंटेन के ऊपर लेके जाना है, और फिर जब ये उसके बिल्कुल करीब पहुंचने लगेगा देन क्या होगा, वो दोबारा बैक डाउन, दोबारा नीचे आ जाएगा, फिर धक्का मारेगा, फिर लेके जाएगा, फिर गिरने लगेगा, फिर उसको दोबारा ले जाएगा, और ये पूरी एटर्निटी तक इसकी सजा मिलनी थी, ये चलती रहनी थी। और इसके बारे में डिफरेंट स्टोरीज हैं कि इसने खुदाओं को नाराज़ किया था, उनको डिसरिस्पेक्ट किया था, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको चेन्स में बंद करके यानी कि जंजीरें पहना के मौत की तरफ ले जाया गया था, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था, वहाँ पे जो प्लूटो PLUTO ये गॉड का नेम है, इसने उनको नाराज़ किया था अपने मरने से पहले। और इसने क्या किया था, इसने एक रिक्वेस्ट भी की थी प्लूटो से ही। इसने रिक्वेस्ट ये की थी कि मैं अपने मरने से पहले अपनी जो बीवी है उसकी मोहब्बत को चेक करना चाहता हूँ। तो प्लूटो ने परमिशन दे दी, और ऐसा ही हुआ कि मतलब अब ये अंडरवर्ल्ड में जाने से पहले इसको इसकी वाइफ के पास भेज दिया गया उसका लव चेक करने के लिए। लेकिन जब ये अर्थ पे वापस आया तो जी बेईमान हो गया, ठीक है। कहता है मैंने नहीं वापस जाना अंडरवर्ल्ड के अंदर। जिस बेस पे गॉड को गुस्सा आया और उन्होंने इसको दोबारा ज़बरदस्ती अंडरवर्ल्ड में लेके गए और इसको सजा दी। और वो क्या था, ये फ्यूटाइल लेबर कि माउंटेन को ऊपर इसने रॉक को लेके जाना है, फिर दोबारा उसने गिरना है, फिर इसने ले जाना है, फिर उसने गिरना है एटर्निटी तक। और इस एब्सर्ड रूटीन के ऊपर ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बड़ा सेटिस्फाइड था, खुश था, ठीक है। मतलब इसको ये करके मज़ा आ रहा था सिसिफस को। तो सिसिफस को कैम्यू ने एब्सर्ड हीरो का नेम दिया है। कैसे? क्योंकि देखो सिसिफस जब जाता था फिर वापस पत्थर लेने आता था, तो ये चीज़ क्या थी, इस टाइम पे सिसिफस जो है वो कॉन्शियस था अपने इस एक्ट से, अपने फेट से, इसमें एक्सेप्टेंस थी इस चीज़ की। इसके लिए कैम्यू ने और ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्ड भी यहाँ पे यूज़ किया है, एंड टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फेट्स। और यहाँ पे सिसिफस भी ऑल इज वेल को इंडिकेट करता है, मतलब सब कुछ ठीक है, जैसा कि किरिलव ने बिल्कुल स्टार्टिंग पे किया था अपने साथ अपने सुसाइड कमिट करने से पहले। तो इट इज़ नेसेसरी सेज कैम्यू टू इमेजिन सिसिफस हैप्पी, ठीक है। तो सिसिफस को हैप्पी इमेजिन करना नेसेसरी है हमारे लिए, यानी सिसिफस को अपनी एब्सर्ड रूटीन के अंदर, अपनी एब्सर्डिज्म के अंदर हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक। तो यहाँ हुआ क्या, द एक्ट ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द एब्सर्डिटी बाय कंटिन्यूइंग टू पुश द रॉक बिकम्स इट्स ओन मीनिंग। अब मैसेज यहाँ पे क्या है, वी कैन फाइंड मीनिंग इन लाइफ बाय एम्ब्रेसिंग द स्ट्रगल इटसेल्फ, नॉट बाय सीकिंग सम ग्रैंड पर्पस दैट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कोई इनहेरेंट मीनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थ्रू यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज किया गया है कि लाइफ जो है वो उसके अंदर इंसान जो है ना एक फ्यूटाइल एफर्ट कर रहा है मीनिंग फाइंड आउट करने की, ठीक। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की डिज़ायर और है और जो वर्ल्ड है वो उसको कुछ और मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों में कंट्रडिक्शन है। जो ह्यूमन बीइंग की डिज़ायर है, जो मीनिंग वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, वर्ल्ड उसको मीनिंग नहीं प्रोवाइड करेगा, इट इज़ अ फ्यूटाइल एफर्ट, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे, वो कौन कौन से हैं एब्सर्ड के, रिवोल्ट, फ्रीडम, पैशन। ये 3 पॉइंट्स के एडॉप्शन एम्ब्रेस करने में आप एक एब्सर्ड लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, एब्सर्ड पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्लियर। यहाँ पे हमारा द मिथ ऑफ सिसिफस ऐसे हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको इसके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके होंगे, अच्छे से समझ आ चुके होंगे, कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।